और ये उम्मीद करते हैं कि आप सब इस इंडक्शन प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद आपकी जितनी वो समस्याएं या आपके जो डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और उसके बावजूद जो बचे हुए डाउट्स होंगे उसके लिए एक लिंक आपको दिया जाएगा मीटिंग के जस्ट बीच में या बाद में। वो फीडबैक आप अगर हमको देते हैं तो उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि पहले आपके कितने कंफ्यूजन थे जो अभी इंडक्शन मीटिंग के बाद दूर हो गए, और उसके बावजूद जो बचे हुए कंफ्यूजन है हम सब इस मीटिंग के दौरान या फिर आपको इस ग्रुप के माध्यम से आपको उस समस्याओं को रिजॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो आप सब इस चीज का ध्यान जरूर रखेंगे कि वो जो लिंक गूगल की लिंक मिलेगी उस लिंक को अभी तुरंत की तुरंत या 5-7 मिनट के अंदर में आप उसको भरेंगे ताकि हम सब तुरंत ही उसका निदान ढूंढ सकें। तो अभी एक छोटा सा एक इंस्ट्रक्शन जो ऑनलाइन मीटिंग के लिए मैं हमेशा देती हूँ कि जैसे आप सबको मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया है कि आप अपना माइक ऑफ रखें। आप वीडियो चाहे तो ऑन रख सकते हैं, वीडियो ऑन रखेंगे उसमें कोई परेशानी नहीं होती है, पर अगर आप फिजिकली प्रेजेंटेबल हैं, अगर आपको ऐसा लगता है आप सोए नहीं हैं या फिर आप ऐसी जगह पे नहीं है जो आपके घर के उस आइटम को दिखना जरूरी नहीं हो सकता है, तो आप अपना वीडियो ऑफ रखिए। अदरवाइज आप अगर चेयर पे बैठे हैं, अगर ऐसी जगह पे बैठे हैं तो सामान्य तौर पे उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, ताकि ये हमारे जो भी स्टूडेंट्स जहाँ से भी बैठे हैं उसमें लड़के लड़कियां बड़े छोटे सभी बैठे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इससे दिक्कत होने लगती है लोगों को। तो ये बहुत अच्छा है कि बहुत अच्छी संख्या में आप सब जुड़ गए हैं, और हमारे साथ में अभी जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें 2 तरह के स्टूडेंट हैं। एक अंडर ग्रेजुएट हैं जो बीए साइकोलॉजी ऑनर्स ले चुके हैं, और जो हमारे सीनियर्स हैं वो हैं एमए साइकोलॉजी के स्टूडेंट। हम इन दोनों बच्चों को ही बुलाया है। अगर आप सब हमारे अभी न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट हैं जो जुलाई सेशन के हैं, तो हमारा सेशन जो है ये जुलाई का था, तो शायद अगर ये चीजें नॉर्मल चलती, कोरोना नहीं होता, तो हम शायद अगस्त या सितंबर ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते। पर ये सेशन थोड़ा आगे बढ़ गया, एग्जामिनेशन भी लेट चल रहा है, एडमिशन भी लेट चल रहा है, तो हम अभी फरवरी के मंथ में इसको इंडक्शन मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये इसका खामियाजा कोरोना का हम सब तो झेल ही रहे हैं, इससे सब आप सब परिचित हैं, तो कोई बात नहीं है। एडमिशन कंफर्म आपका हो गया है, आपका एडमिशन डाटा जो है हमारे पास है और वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया गया है। तभी अभी कोई स्टूडेंट हमसे ये पूछ रहे थे कि हमारा ये एडमिशन क्यों नहीं कंफर्म हो रहा है। अगर कंफर्म नहीं हुआ होता तो शायद आप यहाँ बुलाए नहीं जाते, आपको अभी तक ये मैसेज मिला नहीं है या आपने देखा नहीं है, शायद ये दिक्कत जो है वो मैं बाद में आपसे बात कर लूंगी। सबसे पहली बात ये है कि जिस विश्वविद्यालय में आपका नामांकन हुआ है उससे थोड़ा सा आपका परिचय करा दूं। इग्नू के नाम से फेमस ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है एक डिस्टेंस मोड की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो एकमात्र यूनिवर्सिटी है पूरे देश में जिसको केंद्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है, और इस यहाँ से पढ़ने के बाद जो आपको डिग्री मिलती है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है। तो आपको कभी भी इस बात का डाउट नहीं होना चाहिए कि जहां मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ वो विश्वविद्यालय की डिग्रियां वैलिड हैं या नहीं है। आप सबको ये पता होगा, या अगर नहीं जानते हैं तो आप इस देश में ही नहीं, हमारे भारत देश के बाहर भी हमारे 14 ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे हमारा अध्ययन केंद्र का नेटवर्क है, और उसके माध्यम से विदेशों के बच्चे भी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। अब थोड़ा सा ये जान लीजिए आप कि इग्नू जो है वो किस तरीके से पढ़ाई करती है, क्या मोड ऑफ एजुकेशन होता है। क्योंकि एडमिशन के साथ ही स्टूडेंट जो है वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि सिर्फ हमको किताब मिलेगी और किताब को हमको पढ़ना होगा और शायद ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम होगा और हम एग्जाम देके पास कर जाएंगे, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है। आपको सबसे पहले ये अंतर समझना होगा कि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स नहीं है, ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स का रिवाइज्ड वर्जन है। और इस वर्जन को उसमें आपके कॉन्टेक्ट क्लास को जोड़ने के साथ, प्रैक्टिकल कंपोनेंट को जोड़ने के साथ और प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो वर्क हम जोड़ते हैं अपने करिकुलम में, और उसके साथ ही आपका फेस टू फेस माध्यम भी कुछ जोड़ दिया जाता है। तो ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का एक मोड है जिसमें कॉरेस्पॉन्डेंस बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आप चिट्ठी या किताब के सहारे नहीं पढ़ाई करते हैं। ये बहुत पुरानी प्रथा थी जब ये टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था और किताबें मिल जाती थी और लोग बाई पोस्ट भेज देते थे अपने जवाब लिख के। ये बहुत पुरानी बात है।
पर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में एक ओपन वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए कि ये ओपन क्यों है। ओपन इस सेंस में है कि हमारे यहाँ कोई भी एज की सीमा तय नहीं की जाती है। उम्र किसी कुछ भी हो सकती है। 18 साल के बाद कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ना डायरेक्ट रेगुलर मोड में पढ़ रहा है और तुरंत वो स्विच करना चाहता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की तरफ से, तो वो भी आता है। कुछ वर्किंग पीपल हैं जो बहुत एज्ड होते हैं पर पढ़ाई उनकी छूट जाती है, वैसे भी लर्नर है हमारे पास। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको पढ़ने की इच्छा थी पर उनकी शादी हो गई या किसी और कारण से स्कूल कॉलेज नहीं उपलब्ध होने की वजह से उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई है, तो वो ऐसे स्टूडेंट हमारे खास तौर से आते हैं। दूसरा एक हमारा जो ग्रुप है स्टूडेंट का, वो है जो कंपटीशन की तैयारी करता है। उसको डिस्टेंस मोड में आना उसके लिए इसलिए जरूरी होता है कि वो कंपटीशन देते देते चाहता है कि हमारी डिग्रियां साथ में चलती रहे। अगर मैं कम्पीट नहीं कर पाया तो मेरे सेशंस जो है वो लैप्स नहीं हो और मेरी उम्र जो है वो शायद निकल नहीं जाए। तो इस तरीके से एक मिक्स ग्रुप है जिसको हम कहते हैं हेट्रोजीनस ग्रुप। हर उम्र और हर वर्ग के लोग हमारे स्टूडेंट होते हैं। इस ग्रुप के साथ आपको अपना सामंजस्य स्थापित करके तब इग्नू में पढ़ाई करनी पड़ती है। हर किसी व्यक्ति का अलग अलग नीड है और अलग अलग परेशानियां हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए आप अपना काम करेंगे। और आपके साथ ही जैसे मैं रीजनल सेंटर से बात कर रही हूँ, आपको आपका अध्ययन केंद्र अलॉट किया गया है। जहां जब भी आप एडमिशन ले रहे होंगे तो एक कोड मिला होगा कि आप कौन से अध्ययन केंद्र में पढ़ना चाहते हैं, वो आपका स्टडी सेंटर है। स्टडी सेंटर पे भी जाना जरूरी है। जैसे ये स्थिति सामान्य हो रही है, आप तुरंत पहले ये करेंगे कि आप अपने स्टडी सेंटर में जाएंगे, वहां के कोऑर्डिनेटर से बात करेंगे, क्योंकि आपकी वो सारी जो एक्टिविटीज जो कंपलसरी हैं, अब कौन सी कंपलसरी है और कौन सी आप छोड़ सकते हैं वो भी मैं इस मीटिंग में बताऊंगी आपको। तो जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप ऐसी चीजें होती हैं, एक्टिविटीज जो हैं, वो आपको अध्ययन केंद्र की सहायता के थ्रू ही होगी। आप कभी भी अकेले उसको नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भी हमारे एमएपीसी और बीए साइकोलॉजी ऑनर्स के बच्चों के लिए अध्ययन केंद्र पे जाना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि मेरे ये फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट हैं, बीए ऑनर्स वाले भी और एमए के ऑनर्स के बच्चे भी। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते समय जितने भी कोर्सेज हैं आपके, उसके बारे में आपको एडमिशन के साथ ही दे दिया गया होगा। पर सेकेंड ईयर में जाने के लिए आपको एक बार, जो एमए के स्टूडेंट है उनको एक बार और री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो री रजिस्ट्रेशन, जिसको हम हिंदी में पुनः नामांकन कहते हैं, तो पुनः नामांकन कराने के लिए जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम पूरा दे लेंगे और एग्जाम में पास हो जाएंगे तभी आप एलिजिबल होंगे अपना री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको जैसे ही एक लिंक या आपको एसएमएस जाता है कि अब आप एलिजिबल हैं, लिंक ओपन है और इस सत्र के बच्चों को आरआर करने का टाइम हो गया, जो टाइम टू टाइम रीजनल सेंटर भी मैसेज करता है। और आप इग्नू के वेबसाइट पे जब जाते हैं तो वहां भी वो स्क्रॉल होता रहता है या रेड कलर से उस समय मार्क्ड रहता है। आप अपने समय पे री रजिस्ट्रेशन जरूर कराएंगे तो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में एमए के छात्र चले जाएंगे। और जो बीए साइकोलॉजी ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनको 2 बार ये करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम आपने एडमिशन ले लिया है, 2 बार आपको री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपको ये पता होगा कि आपके बीए ऑनर्स वाले बच्चे जो हैं उनको सेमेस्टर वाइज कोर्सेज दी हुई हैं। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के कोर्स मिलके 1 साल होते हैं और 1 साल के बाद ही आपका सेकंड सेमेस्टर होगा, जिसमें थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर दोनों के ही कोर्सेज आपको अलॉट कर दिए जाते हैं। ठीक इसी तरीके से आप जब थर्ड ईयर का कराएंगे तो फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर जो है उनके कोर्सेज आपको दिए जाएंगे। ये प्रोग्राम पहले मैं एमएपीसी के स्टूडेंट को बताऊंगी कि किस तरीके से उनका अभी क्या क्या कोर्स है जो उनको अलॉट कर दिया गया है, और सेकेंड ईयर में जब जाएंगे तो उनको क्या क्या लेने पड़ेंगे और क्या उसमें आपको एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। तो अब मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन में आप सबको दूंगी अभी, उसमें आप चाहेंगे तो उसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में कभी अगर कोई आप भूल हो जाती है या भूल जाते हैं तो दोबारा उसको देखने में आपको सहूलियत होगी। 1 मिनट बस आप समय देंगे तो मैं अपना प्रेजेंटेशन चालू करूंगी। विनोद जी प्रेजेंटेशन ऑन कर दीजिए प्लीज। विनोद जी।
कर रहे सर। आप सब दोबारा बीच में मैं ये भी देखना चाहती हूँ, किसी ने प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया तो उस समय वो डिस्ट्रैक्शन जो है ना, फिर से वो प्रेजेंटेशन को चालू करना पड़ता है। तो कोई भी अभी अपना स्क्रीन शेयर नहीं करेगा। हो गया। हो गया। आ गया। आ गया, थैंक यू। सबसे पहले जो एमएपीसी के स्टूडेंट हैं उनका जो ये पूरा जो प्रोग्राम है, उस पूरे कोर्स को पूरा करने में आपको मिनिमम जो 2 साल का अवधि है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए वो फिक्स है। एमए करते हैं तो आपको 2 साल कम से कम पढ़ाई करनी होती है। पर इग्नू में एक अलग से ये सुविधा दी गई है कि आपका किसी भी वजह से अगर आप इस प्रोग्राम को 2 साल में पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको मैक्सिमम पीरियड जो है वो 5 इयर्स का दिया गया है, यानी 2 इयर्स जो आपका मिनिमम है और 3 प्लस दिया गया है। 5 साल के भीतर में आप अपने एमए प्रोग्राम को पूरा कर सकते हैं। अब कितने क्रेडिट्स जो है आपने फर्स्ट ईयर में ले लिए हैं वो मैंने बताया आपको कि 32 का एडमिशन आपका हो चुका है। जब आप री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो सेकेंड ईयर के कोर्सेज जो आप करेंगे वो भी आपके 32 के होंगे। इस तरीके से आपके 64 क्रेडिट्स जो है वो एमएपीसी प्रोग्राम के लिए प्रिस्क्राइब्ड हैं। अब ये क्रेडिट क्या है, दोनों जो हमारे बीएपीसी के स्टूडेंट हैं और एमएपीसी के, दोनों के लिए एक है कि पूरी इग्नू की सिस्टम जो है स्टडी की वो क्रेडिट्स में बांध दी गई है। अब ये क्रेडिट्स जो है, एक क्रेडिट होता है इक्विवेलेंट ऑफ 34 आवर्स ऑफ स्टडी। 30 घंटे तक जो आपके लर्निंग पीरियड्स हैं, जो भी आप एकेडमिक एक्टिविटी करते हैं, उससे आपको ये पता चलता है कि हमारे लिए इतना डिस्क्राइब था कि आप एक क्रेडिट पूरा करने के लिए कम से कम 30 घंटे की स्टडी आप डिवोट करते हैं। उतना घंटा जो है आप अपनी पढ़ाई के दौरान लगाते हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि आपको जो किताबें मिल गई हैं उस किताब को 30 घंटे तक पढ़ेंगे तो आपका एक क्रेडिट पूरा होगा। सारी एक्टिविटीज जितनी भी हैं, जैसे आप अभी इंडक्शन अटेंड कर रहे हैं या फिर आप असाइनमेंट के क्वेश्चन डाउनलोड करेंगे, उसको पढ़ेंगे, आप अपने यूनिट्स ब्लॉग्स के थ्रू जाएंगे, उसके बाद आप उसके आंसर लिखेंगे, लिखने के बाद जमा करेंगे। ये सारी जो एक्टिविटीज हैं वो सारी एक्टिविटी आपको उस क्रेडिट के अंदर में आती हैं। और एक क्रेडिट या 4 क्रेडिट का कोर्स कोड या 6 क्रेडिट का कोर्स कोड अगर दिखता है आपको, इसका मतलब है आप उसको 30 से मल्टीप्लाई करके, 4 है तो 30 इंटू 30 करेंगे तो 120 आवर्स आपके लिए होगा। ये आपके समझने के लिए है। और दूसरा ये कि आप जब कंप्लीट करते हैं पूरे प्रोग्राम को या फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है तो आप अपने कोर्स कोड के सामने लिखे हुए क्रेडिट्स को चेक करते हैं कि आपने जो एग्जामिनेशन दिया उसमें आपके कितने क्रेडिट्स जो है वो पूरे हो गए हैं। अगर आप किसी कोर्स कोड में कहीं भी पासिंग मार्क्स नहीं ला पाए या आपका एग्जामिनेशन छूट गया, इसका मतलब फर्स्ट ईयर के कुछ क्रेडिट्स जो है अभी भी आपको पूरे करने बाकी हैं। इन चीजों को ध्यान में रखने के लिए इस कोर्सेज को जो है वो क्रेडिट्स में बांट दिया गया है। फर्स्ट ईयर में क्या क्या है आपके पास, आपके 6 थ्योरी कोर्सेज हैं जो आपके अभी रजिस्ट्रेशन डाटा में दिख रहा होगा। 6 कोर्स कोड जो है आपके थ्योरी के हैं। इन थ्योरी कोर्सेज के साथ में है कि जितने भी आपके थ्योरी पेपर्स हैं सभी के असाइनमेंट लिखने पड़ते हैं। और ये असाइनमेंट जो है आपको ignu.ac.in जब आप क्लिक करते हैं उसके स्टूडेंट जोन में सारे रखे गए हैं, या आप डाउनलोड्स में जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 6 थ्योरी के साथ साथ आपको एक प्रैक्टिकल कोर्स दिया गया है जो फर्स्ट ईयर में सभी के लिए कॉमन होता है, MPCL 007। जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका अभी एडमिशन हुआ है सबको ये करना कंपलसरी है। लैब आप नहीं छोड़ सकते हैं। इसकी सुविधा इग्नू नहीं देती है कि आप अपने मर्जी से कुछ कोर्स करें और कुछ जो आप नहीं कर पा रहे हैं या आप नहीं आ पा रहे हैं तो उनको नहीं भी करें, ऐसा नहीं हो सकता है। ये सभी कोर्सेज आपकी कंपलसरी है, यानी 6 और 1 7 कोर्सेज जो आपको अभी दिए गए हैं फर्स्ट ईयर में,
उसको आप थ्योरी के काउंसलिंग क्लासेज अटेंड करेंगे, असाइनमेंट लिखेंगे, और ये MPCL 007 जब भी मैं मैसेज भेजूंगी आप उसके प्रैक्टिकल क्लासेस को अटेंड करेंगे। अटेंड करने के बाद ही फिर आपका वो एग्जामिनेशन होता है प्रैक्टिकल। फर्स्ट ईयर में ये सारे कोर्सेज हैं जो ऑलरेडी आप जान चुके होंगे, उनके सारे क्रेडिट्स हमने लिख दिए हैं, कितने कितने क्रेडिट्स के हैं। ये प्रैक्टिकल जो है आपका यहाँ पे रेड से मैंने लिखा है MPCL 0। ओके, हाँ जी, आता हूँ। इधर से आओ, हम इधर से घुस जाए। कौन बोल रहा है भाई? प्रैक्टिकम जो है वो आपका 8 क्रेडिट का है। इसके अकॉर्डिंग आपके जो है आवर्स डिसाइड होते हैं कि कितने घंटे के प्रैक्टिकल सेशंस आपके होंगे। बाकी आप जो 4-4 क्रेडिट की थ्योरी क्लासेस देख रहे हैं, उसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज बताना है मुझे कि आप देखिए, आपने यहाँ पे देखा होगा MPC 5 और MPC 6, ये ग्रीन है। ये जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे, आप सेकेंड ईयर का जो प्रोजेक्ट का कोर्स कराएगा उसके लिए आप प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो आप फर्स्ट ईयर के जब एग्जामिनेशन, टर्मिनल एग्जामिनेशन में आप एग्जाम देंगे, तो इसमें आपको अपीयर भी होना है और पास भी होना है। ये इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है कि जब तक आप रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं पढ़ेंगे आप प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हैं। इसलिए इसको कंपलसरी कर दिया है यूनिवर्सिटी ने कि आप इसको छोड़ के जंप नहीं कर सकते, सेकेंड ईयर के कोर्सेज में नहीं जा सकते हैं जब तक कि आपके ये MPC 5 और 6 दोनों क्लियर नहीं होंगे। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको याद रखना है। सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे तो बिल्कुल अलग है, आपकी चॉइसेस उसमें आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करने पड़ते हैं ग्रुप्स। आपको, जैसे आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपको ये आइडिया होगा कि साइकोलॉजी के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। जैसे जिस तरीके से ग्रुप ए में लिखा हुआ है क्लिनिकल साइकोलॉजी, दूसरा है काउंसलिंग साइकोलॉजी, और तीसरा, ऐसे बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन जो आपके करिकुलम के अंदर है वो है इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इन तीनों में आपको कोई भी एक ग्रुप सेलेक्ट करना है। ये ग्रुप आप सेलेक्ट करते समय इसको ध्यान देंगे कि किसमें आपको क्या करना है। आप इसका सिलेबस जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, आपके अपने जो कोर्सेज हैं उससे आपका जो इंटरेस्ट है किस तरफ जा रहा है उस पर आपको ध्यान देना होगा। अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप क्लिनिकल को पहले पढ़ें, समझें और देखें कि आपका इंटरेस्ट उसमें आ रहा है या नहीं, आपको अच्छे टीचर मिल रहे हैं या नहीं, या आपकी किताबें जो हैं वो सफिशिएंट हैं कि नहीं। अब दूसरी है ये काउंसलिंग साइकोलॉजी, जो ज्यादातर स्टूडेंट इसको अपने चॉइस का सब्जेक्ट मानते हैं, और काउंसलिंग जो होती है थोड़ी सी अच्छी भी लगती है, इंटरेस्टिंग होती है, पर क्लिनिकल साइकोलॉजी वो लोग लेना चाहते हैं जिनको इसमें प्रैक्टिस करना होता है, इसमें अपना करियर बनाना होता है। इसी क्लिनिकल साइकोलॉजी में वो PhD करेंगे या कुछ और उनका इंटरेस्ट होता है जॉब के प्रति, तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजी ही लेना पसंद करते हैं। तीसरा है इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। अब ये इंडस्ट्री में जो भी वर्क होता है वहां कौन सी साइकोलॉजी, वहां भी जो वर्क करते हैं उनकी साइकोलॉजी के बारे में जानना, ये सारे ये ग्रुप C के अंदर आते हैं। तो जिसका जो इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप सेलेक्ट करेगा, और ये ग्रुप सेलेक्ट करने के साथ ही वो फिक्स कोर्स कोड हैं जो अपने आप आपको दे दिए जाएंगे सेकेंड ईयर में। अगर आप क्लिनिकल लेते हैं, ग्रुप A लेते हैं, तो आप ये 3 थ्योरी के कोर्सेज आपको दिख रहे हैं, MPC 11, 12, 13, ये 13 ये अपने आप आपको मिलने ही है। उसके अलावा आपके ये 3 अलग अलग कंपोनेंट दिख रहे हैं। एक जो आपने फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल कर लिया है, अब सेकेंड ईयर में आपको एक प्रैक्टिकल करना होगा क्लिनिकल साइकोलॉजी का, दूसरा आपको एक इंटर्नशिप करना होगा। इसके भी आवर्स आपके डिसाइडेड है, मैं इंटर्नशिप के इसमें प्रेजेंटेशन में आपको बता दूंगी। और दूसरा है, तीसरा है आपका ये प्रोजेक्ट, जो आप फर्स्ट ईयर में रिसर्च पेपर पढ़ लिए हैं, स्टैट पेपर पढ़ लिए हैं, उसके बाद आपको ये प्रोजेक्ट करने की अनुमति मिलती है और तभी आप इसको जमा कर सकते हैं। अब ये प्रैक्टिकल जो है वो 6 क्रेडिट का है और इसके लिए आपको काउंसलिंग क्लासेस दी जाती हैं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने के पहले 100% अटेंडेंस होना चाहिए इन प्रैक्टिकल काउंसलिंग क्लासेस का। इसमें आपके जो भी प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस में आपको जो दिया गया है प्रैक्टिकल 8 या 10 होते हैं, जिसमें से कम 5 प्रैक्टिकल आपको कराए जाते हैं, और ये प्रैक्टिकल करने के बाद ही आपका वो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे। इंटर्नशिप के बारे में आगे जानेंगे, प्रोजेक्ट के बारे में हम आगे जानेंगे।
दूसरा ग्रुप कोई सेलेक्ट करता है वो है काउंसलिंग का। तो काउंसलिंग में भी 3 थ्योरी कोर्सेज हैं, तीनों के थ्योरी क्लासेज आप अटेंड नहीं भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जैसे ही आप प्रैक्टिकम में आते हैं, इंटर्नशिप में आते हैं और प्रोजेक्ट में आते हैं, ये कंपलसरी है। और सेम जैसे क्लिनिकल के लिए क्रेडिट्स है, सेम क्रेडिट्स यहाँ भी हैं, और उनके लिए आपको काउंसलिंग की जो प्रैक्टिकल क्लासेज होंगी वो 6 क्रेडिट की है, जिसमें 8 सेशन आपको दिए जाएंगे। और इंटर्नशिप आपको 240 घंटे के जो करने पड़ते हैं वो करने ही पड़ेंगे। तीसरा ग्रुप जो है इंडस्ट्रियल का, आप देख रहे होंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ये तीनों 31, 32 और 33, ये तीनों कोर्स कोड जो है आपके 4-4 क्रेडिट के हैं। ठीक उसी तरीके से इसमें भी प्रैक्टिकम है, इंटर्नशिप है और प्रोजेक्ट है। कंपलसरी कंपोनेंट को मैंने अलग कर दिया है, जो आपको करने ही पड़ेंगे। उसमें आपके तीनों ग्रुप के ये कोर्स कोड जो प्रैक्टिकल में है, इसकी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट रख लें, क्योंकि बाद में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कौन सा पूरा हुआ कौन सा नहीं हुआ। प्रैक्टिकल जैसे आपने पहले क्लिनिकल में देखा होगा MPCE 14 था, काउंसलिंग में देखा होगा MPCE 24 था, और ये MPCE 34 जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का कोर्स कोड है। अब उसी तरीके से आपने इंटर्नशिप में भी देख लिया, यहाँ पे प्रोजेक्ट में भी देख लिया। ये पहला वाला जो है क्लिनिकल है, ये काउंसलिंग है, और MPCE 35 जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल है। प्रोजेक्ट भी उसी तरीके से बनाना है। ये आपको इसकी जो सुविधा है वो नहीं दी जाती है कि आपने क्लिनिकल लिया है पर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई टॉपिक चुनेंगे और उसका प्रोजेक्ट जमा करेंगे। आप अपने एरिया में ही रहेंगे, जो ग्रुप आपने चुना है उससे रिलेटेड ही कोई टॉपिक लेंगे, उस पर वर्क करेंगे, और उसका वाइवा भी जो होता है उसी तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। क्लिनिकल के लिए अलग होता है, काउंसलिंग के लिए अलग होता है, तो इसका ख्याल आपको रखना है। और ये सारा डिटेल जो है आपके प्रोजेक्ट हैंडबुक में या प्रोग्राम गाइड में लिखा है कि आपको कौन सी एक्टिविटी कब करनी है और कैसे करनी है, और किस तरीके से आपको अपने टॉपिक जो है उसका सिलेक्शन करना है। प्रैक्टिकल्स में आपका अटेंडेंस 100% होना चाहिए। 8 प्रैक्टिकल आपके कोर्स में दिए जाते हैं, जिसमें से 5 जो प्रैक्टिकल है वो करवाए जाते हैं, और उसकी फाइल तैयार करनी पड़ती है। जो फॉर्मेट दिया होता है प्रैक्टिकल लिखने का, जो तरीका होता है, वो आपके काउंसलर जो प्रैक्टिकल के दौरान आपको बताते हैं कि कैसे लिखना है, और उसको लिख के जमा करते हैं। जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं और किस तरीके से आप अपने प्रैक्टिकल को पूरा कर रहे हैं, उस चीज की जानकारी सिर्फ आपके काउंसलर को होती है। वहां आपको 50% मार्क्स जो है टोटल मार्क्स का वो दे दिया जाता है, जिसको हम इंटरनल मार्क्स कहते हैं। इंटरनल असेसमेंट 50% है, और 50% में आपको टर्म एंड प्रैक्टिकल जो हम कंडक्ट कराएंगे, उस प्रैक्टिकल और वाइवा वोसे के साथ आपको वो मार्क्स दे दिया जाता है। यानी इंटरनल मार्क्स और एक्सटर्नल दोनों मार्क्स मिलाने के बाद आपको कम से कम पास करने के लिए 40% मार्क्स आने चाहिए। आपके प्रैक्टिकल्स जो लिख के आप फाइल सबमिट करते हैं, उस पर भी आपके इंटरनल जो होते हैं वो मार्क्स देते हैं। इंटर्नशिप जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि आपको ये लगता है कि इंटर्नशिप में क्या करना होगा। प्रैक्टिकल तो फिर भी स्टडी सेंटर में जाएंगे और वहां जाके हमारे काउंसलर मिलेंगे और हम सेशन अटेंड करेंगे, पर इंटर्नशिप को आप ध्यान से पढ़ेंगे। इंटर्नशिप के लिए जो भी रूल रेगुलेशन है ये 8 क्रेडिट का है, और 240 घंटे आपको इसके लिए देने पड़ेंगे। 240 घंटे का रिकॉर्ड आपको सबमिट करना पड़ता है, ताकि हम ये जान सके कि जो कोई देख तो नहीं रहा है, पर हर डेट में आपका सिग्नेचर जो सुपरवाइजर होता है उसका करवाना होता है। आपके सुपरवाइजर 2 तरह के होंगे, एक जो आपके स्टडी सेंटर से आपको अलॉट किए जाते हैं, एकेडमिक काउंसलर होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं कि आपको कहाँ जाना है इंटर्नशिप के लिए, आप कैसे करेंगे इसको, इंटर्नशिप कैसे पूरा करेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज आपको करनी है, वो पहले गाइड करते हैं। दूसरा, आपको जो जिस एजेंसी में आप जाएंगे, क्लिनिकल के लिए कुछ अलग है जो आपके प्रोग्राम गाइड में मेंशन होगा, और इसके काउंसलिंग के लिए अलग है, ऑर्गेनाइजेशनल के लिए अलग है। अब तीनों सेक्टर अलग अलग है, तीनों के लिए एजेंसीज भी अलग हैं, और उस पर्टिकुलर एजेंसी में जहां आप जाते हैं, वहां जाने के बाद एक सुपरवाइजर आपको दिया जाता है, जिसके अंडर में आप ये सारी एक्टिविटी करते हैं। तो वो हर दिन जब भी आप जाएंगे तो जो भी वर्क करेंगे, जिस तरीके की फाइल आप जो लिख रहे हैं, उसमें उनका सिग्नेचर होता है उस दिन। इससे ये पता चल जाता है कि आपने कितने दिन और कितने घंटे आप उस वर्क को किए हैं, और वो फाइनल रिपोर्ट तैयार करके आप स्टडी सेंटर को जमा करते हैं, या फिर हम
यहाँ रीजनल सेंटर में ही उसको जमा करवा लेते हैं। ये टोटल इसका भी 100 मार्क्स है। और आपके एकेडमिक काउंसलर जिन्होंने आपको अपने स्टडी सेंटर में गाइड किया था, उनको 30% मार्क्स देने का हक है। और आपके एजेंसी के सुपरवाइजर आपकी एक्टिविटीज को देखने के बाद 30% मार्क्स देते हैं, यानी 30-30 नंबर आपके दोनों काउंसलर जो है वो देंगे। और फाइनल जो हम टर्मेंट वाइवा रीजनल सेंटर से करवाते हैं, आपके एक्सपर्ट आपके वर्क पे जो सवाल करते हैं उसमें वो 40% मार्क्स देते हैं। और ये सभी मिलके आपके 100% हो गए। और इसमें भी पासिंग मार्क्स जो है आपका कम से कम 40% होना चाहिए। 40 नंबर अगर आपके आते हैं सभी को मिला के, तो आप पास माने जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट के लिए आपका प्री रिक्विजिट मैंने बताया था, फर्स्ट ईयर में जो आपका वो 2 कोर्स है वो करना ही है। उसको करने के बाद आप ये कंपलसरी कंपोनेंट को पूरा करेंगे। इसके लिए भी आपको अध्ययन केंद्र की सहायता लेनी पड़ेगी। वहां आप कोऑर्डिनेटर से संपर्क करेंगे। आपको एक गाइड या सुपरवाइजर आपको अलॉट किया जाएगा। उसके अंडर में आप एक सिनॉप्सिस बनाते हैं, जिसको आप प्रोजेक्ट प्रपोजल बोलते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले आप एक उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, जिसको हम सिनॉप्सिस बोलते हैं। उस सिनॉप्सिस में उनका सिग्नेचर होता है। या तो अभी जिस तरीके से चल रही है कोरोना के टाइम में, इंटरनल ही उसको हम इवेलुएट कराते हैं अपने रीजनल सेंटर के अंदर में ही। अदरवाइज ये स्कूल को भेज दी जाती है, जहां से ये प्रोग्राम डेवलप किया गया है उस स्कूल को जाता है। और ये जो प्रोग्राम जिन्होंने लिखा है वो आपके प्रोजेक्ट के सिनॉप्सिस को इवेलुएट करते हैं और आपके पते पर भेजते हैं। उसके बाद ही आप इसके फाइनल प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर अप्रूवल नहीं मिलती है तो आपको दोबारा से उसमें रिसबमिट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया होता है, और आप दोबारा से प्रपोजल तैयार करके इसको फिर से दिल्ली के एड्रेस पर भेजते हैं। अभी जैसा चल रहा है इसमें आपको अपने कोऑर्डिनेटर से संपर्क में रहना है और वो जहां बताते हैं वही जमा करना है। ये गाइड कौन हो सकते हैं? एक तो आपके काउंसलर हैं, जो अप्रूव्ड काउंसलर हमारे अध्ययन केंद्र पे होते हैं। उनके अलावा भी कुछ क्वालिफाइड पर्सन हैं जो ये इसका साइकोलॉजी के पीएचडी होल्डर हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, पर हमारे काउंसलर नहीं होंगे। पर आपसे उनका अच्छा संबंध है तो उनके अंडर में भी आप पीएचडी अपना डिसर्टेशन पूरा कर सकते हैं। और वो कौन हो सकते हैं, उनका क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है आपके प्रोग्राम गाइड में। फिर भी मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने के लिए ये बता दिया है कि अगर कोई ऐसा पर्सन जिसको आप जानते हैं एमए साइकोलॉजी किया हुआ है और वो टीचिंग एक्सपीरियंस उसके पास में है, अगर वो पीजी में पढ़ा रहा है तो उसको सिर्फ 2 साल एक्सपीरियंस अगर पढ़ाने का है तो वो एलिजिबल होगा आपको प्रोजेक्ट गाइड के लिए अप्रूव होने के लिए। दूसरा है कि अगर एमए साइकोलॉजी किया है और यूजी में पढ़ा रहा है, क्योंकि पीजी टीचिंग हर जगह नहीं होती है, अगर वो अंडर ग्रेजुएट्स को पढ़ा रहा है तो कम से कम 5 साल का उनको टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये सर्टिफिकेट आपके प्रपोजल के साथ में अटैच करना पड़ता है, सिर्फ लिखने से नहीं होता है। अगर उनके पास सही में है तो आप उसको लगा सकते हैं। पर ये अप्रूव्ड काउंसलर जो होते हैं उनके साथ में ये पहले एक्सपीरियंस चेक करने के बाद ही उनको अप्रूवल मिलती है, तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। पर अगर कोई बाहर से आप सुपरवाइजर रखते हैं तो उनके लिए ये इंफॉर्मेशन उसमें अटैच करना बहुत जरूरी होता है। आप देखेंगे कि एमफिल और पीएचडी किया हुआ कोई ऐसा टीचर है या कोई ऐसा पर्सन है जो कहीं पे पढ़ा रहा है और पढ़ाने के साथ साथ उसका 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो वो भी एलिजिबल होता है। और नेट सेट सिलेक्ट भी किया हुआ है, अगर उसने अगर कंपल्सरीली वो अवॉर्डेड है उनकी डिग्री, तो भी अगर उनका पीएचडी पूरा नहीं हुआ है और या जमा करने वाले, तो उनको एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है और वो भी आपको गाइड कर सकते हैं। टर्म एंड एग्जामिनेशन की बात करते हैं। टर्म एंड एग्जामिनेशन जब भी आप पूरी पढ़ाई कर लेते हैं, आपकी काउंसलिंग पूरी हो जाती है, तो आप असाइनमेंट जमा करते हैं। असाइनमेंट का क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि उसको डाउनलोड करना पड़ता है और डाउनलोडेड क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में A4 साइज पेपर पे आप लिखते हैं। और लिखने के बाद उसका एक फर्स्ट अभी मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से उसका कवर पेज तैयार होता है। उसको अपने अध्ययन केंद्र पे जमा करना होता है। कब जमा करना होता है? एग्जामिनेशन से 3 महीने पहले आपको पूरा करना है। जिस तरीके से आपका एडमिशन अभी जुलाई सेशन 2021 के लिए हुआ है, आप एलिजिबल हैं अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए जो जून 2022 होगा। मतलब आप 1 साल की पढ़ाई पूरी करेंगे, अपना असाइनमेंट जमा करेंगे परीक्षा से 3 महीना पहले। उसके बाद फिर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे। उसके बाद आपको एक हॉल टिकट दिया जाएगा
और हॉल टिकट और आई कार्ड के साथ आपका जो भी अलॉटेड या आपके चॉइस का ही वो एग्जामिनेशन सेंटर होगा, आप वहां पे जाएंगे और आप अपने एग्जामिनेशन को पूरा करेंगे। टर्मिनल एग्जामिनेशन के दौरान ही आपके प्रैक्टिकल का, इंटर्नशिप का और प्रोजेक्ट का, तीनों का वाइवा वो से होता है, जिसके आधार पे हम एक्सटर्नल मार्क्स जो होते हैं वो उनको डाल के और फाइनली उसको एंट्री करके हम आपके ग्रेड कार्ड पे चढ़ाते हैं। प्रोजेक्ट वर्क को कब बनाना है, कब से शुरुआत करनी है, क्योंकि जब सब पूरी एक्टिविटी आपकी खत्म हो जाती है तब आप प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है, आपको असाइनमेंट से पहले ही आपको शुरू कर देना है। सेकेंड ईयर में जाने के साथ ही अगर आप जुलाई बैच के हैं तो 31 अगस्त तक आपको ये शुरू कर देके और बनाना शुरू करना है, कांटेक्ट करना है अपने स्टडी सेंटर पे या आपको सुपरवाइजर का अलॉटमेंट करवा लेना है, उसको बना के दे देना है। अगर वो प्रपोजल सही होगा तो आपके कोऑर्डिनेटर जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये 30 सितंबर जो आएगा उस तक 1 महीने के दौरान ये सारी एक्टिविटी प्रपोजल की आपकी तैयार हो जाती है। उसके बाद फाइनली आप अक्टूबर में इसको सबमिट कर देते हैं इवैल्यूएशन के लिए। जहां कहीं भी आपको ये अभी जिस तरीके से गाइड करेंगे आपके कोऑर्डिनेटर, इसको दिल्ली भेजना है या अपने पास से वो खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये दोनों आपके अध्ययन केंद्र पर डिपेंड करता है। और ये फाइनली जब वहां से इवैल्यूएट होकर आपका सिनॉप्सिस का अप्रूवल आपको प्राप्त हो जाता है, वो पेज आपको मिल जाता है, तो आप प्रोजेक्ट वर्क शुरू करते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में कम से कम 2 महीने लगते हैं। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद आपको जो आपने रफ किया है, जितनी भी एक्टिविटी की है, जिस तरीके से आप अपना टूल्स या मेथड्स जो भी आपके होंगे उसके अकॉर्डिंग आप जो भी रफ करते गए हैं उसकी टाइपिंग शुरू करेंगे। और फाइनल रिपोर्ट राइटिंग जो है, जो एक फॉर्मेट होता है, किस तरीके से उसको लिखना है, कब क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, वो सारी आपको राइटिंग में उसमें प्रेजेंट करना होता है। उसको हम रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं। और रिपोर्ट राइटिंग पूरी होने के बाद एक बार फिर से आपको अपने सुपरवाइजर के पास जाना पड़ता है। सुपरवाइजर उसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद अगर उसमें कोई एरर है तो उसका करेक्शन करके फिर फाइनल प्रिंट निकाल कर उनसे सिग्नेचर लीजिएगा और सिग्नेचर लेने के बाद ही उसकी बाइंडिंग करवाएंगे। और ये बाइंड होने के बाद आप रीजनल सेंटर में प्रोजेक्ट को जमा कर देते हैं, जिसकी हम एग्जामिनेशन के दौरान वाइवा वोसे के साथ उस प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट कर देते हैं। आप इसमें ये ड्यूरेशन जो मैंने लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब भी थ्योरी पेपर दे देंगे और जब मार्क्स नहीं चढ़ेगा प्रोजेक्ट का तब आप शुरू करेंगे तो उसमें आपका सेशन जो है बहुत आगे बढ़ जाता है। तो 2 साल की बजाय वो 5 साल जो हमने दिया हुआ है, 5 साल तक आप प्रोजेक्ट की वजह से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आज पहले ही दिन में अगर आपको ये बात पता चल गई है कि कब कौन सी एक्टिविटी होनी है, तो आज से ही जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो हम क्या करेंगे उसके बारे में आप सोचना शुरू कर देंगे कि अगर आपको कोई ऐसा एलिजिबल गाइड मिल जाता है तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रोजेक्ट में ही वो सारे प्रपोजल्स जो हैं वो कहाँ जाते हैं, वो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। नॉर्मली यही है कि कब कब क्या करना है, इसको कहाँ भेजना है, अप्रूव होने पे क्या करना है, नॉट अप्रूव्ड होने पे क्या करना है, और फाइनल प्रोजेक्ट कब जमा करना है। इसके भी पासिंग मार्क्स जो है वो 40% है। अगर आपको वाइवा वोसे के दौरान आपको 40 नंबर मिल जाते हैं और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आपने तैयार की है उस पर 70% मार्क्स आपको मिलते हैं। इस तरीके से ये पूरा मार्क्स जो है, अगर आपको 40% के अंदर बियॉन्ड आता है तो आप उसमें पास माने जाते हैं। ये आपके स्कूल में जो इस प्रोग्राम को जो जिस किसी ने लिखा है, डेवलप किया है, उनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको किसी तरह की कोई ऐसी समस्या आती है जो आपको लगता है कि उनसे संपर्क करना ही पड़ेगा, तो आप इन नंबर्स पे या इनको ईमेल करके भी आप अपना सहयोग ले सकते हैं। अभी जितना कुछ भी मैंने बताया, सभी जितने इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थे, कुछ तो बीए साइकोलॉजी ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए कॉमन ही थे, कुछ स्पेशलाइज्ड थे जो उनके लिए ही लागू होते थे। अब जो हमारे साथ बीए साइकोलॉजी ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उन सबको ध्यान से ये चीजें जाननी पड़ेंगी, क्योंकि ये कोर्स जो है साइकोलॉजी ऑनर्स का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो हमारे पहले के बीए थे, ओल्ड कोर्स जो थे, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा इसमें कुछ नयापन भी है। जैसे ही आप एडमिशन लेके आप आते हैं तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर के कोर्सेज हैं, जो टोटल आपके 26 कोर्स हैं पूरे प्रोग्राम के दौरान। पूरे प्रोग्राम में आपको ये 4 तरह के ग्रुप हैं।
जो साइकोलॉजी कोर्स है आपके वो 18 हैं। इंटरडिसिप्लिनरी जो आप जैसे आप समझते होंगे कि जो डिसिप्लिन आप चुन रखे हैं, जैसे आपके सोशल साइंस का ये कोर्स है, और इसके अलावा आप कोई भी और कोर्स लेना चाहते हैं जो कभी आपकी इच्छा रही होगी या जो आपके पास अभी अवेलेबल लिस्ट दिखेगी, वो सारे कोर्सेज जो हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी में आते हैं। आपके 4 हैं। कौन बोल रहे हैं भाई? आप थोड़ी देर अपना माइक ऑफ करके रखिए, तुरंत ये प्रोग्राम खत्म होगा फिर हम लोग बात करेंगे। तीसरा है आपका एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स और चौथा है स्किल इनहांसमेंट कोर्स। एबिलिटी इनहांसमेंट के पूरे प्रोग्राम के दौरान आपको 2 कोर्स पढ़ने पड़ेंगे। 2 ऐसे कोर्स हैं जो आपकी जो क्षमताओं का विकास करेंगे, क्योंकि ये पूरा जो सीबीसीएस पैटर्न पे जो ये प्रोग्राम आया है हमारे पास, ये हर तरह के कोर्सेज का को समाहित करके बनाया गया है ताकि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। सिर्फ एक साइकोलॉजी जानना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, या कोई और ऑनर्स कोर्स लेता है तो सिर्फ उतना ही अपने विषय के ज्ञान के थ्रू ही वो अपनी लाइफ में कुछ आगे नहीं कर सकता है। इसको ध्यान में रख के ये सिलेबस बनाया गया है, जिसमें आपको स्किल एनहांसमेंट कोर्स भी है। अगर आपको कुछ ऐसी क्षमता का विकास हो जाता है जिससे आप ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद उस पर्टिकुलर स्किल में आप अपने आप को और बेहतर करके कुछ जॉब भी आप तलाश सकते हैं। तो ये 4 अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उसके कोर्सेज आपको लेने पड़ेंगे और ये टोटल 26 कोर्स होंगे। इस बीए ऑनर्स के साथ में भी 3 साल जो है वो मिनिमम अवधि है उनकी, और मैक्सिमम 6 साल है। जैसे आपके एमए के लिए 5 साल था, इनका जो है वो मैक्सिमम 6 साल होता है। 6 साल में कम से कम इनको पूरा कर ही लेना चाहिए, इसके बाद शायद इनको कोई और सुविधा नहीं मिलेगी कि इसको पूरा कर सके। मीडियम इनका भी हिंदी और इंग्लिश दोनों है, और पूरे क्रेडिट्स जो 3 साल में या 6 सेमेस्टर में पूरे करने होंगे वो होगा 148 क्रेडिट का। आपके कोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये कोर्सेज जो हैं तीनों ईयर के कोर्सेज हैं। कौन कौन से कोर्स कोड हैं आपके, ये इसका स्क्रीनशॉट बीए ऑनर्स के बच्चे जरूर ले लें ताकि उनको सिलेक्शन करते समय दिक्कत नहीं आए। कौन कौन से कोर कोर्स हैं जो आप सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे री रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस समय फिर ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये किसमें आ रहा है, कोर कोर्स में है या इंटरडिसिप्लिनरी में है या स्किल डेवलपमेंट में है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको जानना चाहिए कि फर्स्ट ईयर में उनके कितने ऐसे कोर्स कोड हैं जो लेने पड़ते हैं, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रोग्राम गाइड में भी हो सकता है। आप वहां चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑड और इवन में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। आप यहाँ देख रहे होंगे 101, 102 जो है वो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, और 103 और 104 पढ़ना है आपको इसके फर्स्ट ईयर के ही ये दूसरे इवन कोर्सेज है। अब ये टोटल कोर्स जो है दोनों मिला के 4 आपको ऐसे पढ़ने पड़ेंगे जो फर्स्ट ईयर में है। सेकेंड ईयर का भी ठीक उसी तरीके से, और थर्ड ईयर का भी अलग अलग है। आप अपने प्रोग्राम गाइड को जरूर पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है स्टूडेंट्स के लिए। ये कोर्सेज अभी आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं, पर सेकेंड ईयर का जब प्रोग्राम आएगा आपका, जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है सिलेक्शन करने में। अगर आप खुद से पहले पढ़ लेंगे, तब अगर किसी साइबर कैफे वाले या किसी बड़े का सहायता लेते हैं तो आपको खुद से आपका जो सिलेक्शन है वो सही सिलेक्शन आप कर पाते हैं। इसके साथ ही आप जब कोर कोर्स ले लेते हैं तो आपको डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, जैसे आप ऑनर्स करना चाहते हैं तो ऑनर्स आपने साइकोलॉजी में लिया है, तो साइकोलॉजी के कितने पार्ट हैं, कितने कोर्सेज हैं जो आप लेंगे, वो हमने यहाँ पे 5th और 6th सेमेस्टर में मेंशन किया है। लास्ट सेमेस्टर जो आपका आता है, 5th लास्ट ईयर जो है आपका 3rd ईयर, उसमें आपको सबसे ज्यादा कोर्सेज आपके ऑनर्स के होते हैं। जो ये कोर्स कोड हैं वो सारे 5th और 6th सेमेस्टर के कोर्सेज हैं। इसके साथ ही 6th सेमेस्टर के में आपको एक डिसर्टेशन करना होता है, जिस तरीके से अभी एमए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट था और ये कंपलसरी था। तो ये आप जब 3rd ईयर में पहुंचेंगे तो एक डिसर्टेशन भी आपको करना पड़ेगा। अभी हम लोग एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स की बात कर रहे थे। किस तरीके से आपको पूरे इस दुनिया में रहने के लिए या अपने सोसाइटी में रहने के लिए कम से कम कितना ज्यादा नॉलेज अपने इन्वायरमेंट के प्रति या मानव शास्त्र के प्रति आपको कितना नॉलेज होना चाहिए, वो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में आपको 2 कोर्स कोड जो लेने पड़ते हैं।
एक तो फिक्स है, आपको ये इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है वो पढ़ना ही पढ़ना है, जो अभी आपको मिल चुका होगा, BEVAE 181, और आप सेकेंड सेमेस्टर का इस दोनों में से कोई एक कोर्स कोड आप ले चुके होंगे, या तो आप हिंदी भाषा और संप्रेषण लिए होंगे या फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन लिए होंगे। इसके अलावा आपको सेकंड जब आप लेते हैं सेकंड ईयर के प्रोग्राम्स के लिए रजिस्ट्रेशन के टाइम में जब आपको सिलेक्शन करना होगा, तब आपको एक स्किल इनहांसमेंट कोर्स सेलेक्ट करना है। अब सेकंड ईयर के प्रोग्राम में जब थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आपको एक एक कोर्स को चयन करना है, जिसमें है आपका टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी और BMS 184 पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी। जेनरिक इलेक्टिव, आपको ये देख के पता चल रहा होगा कि इसके अलावा कि आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे और कौन से इलेक्टिव्स आप चूज कर सकते हैं, वो यहाँ पे तय किए हुए हैं, जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर तक आपको ये जनरल इलेक्टिव लेना है, क्योंकि आपको फिफ्थ और सिक्स्थ ईयर में तो आपके साइकोलॉजी, आपके डिसिप्लिन के कोर्स कोड जो है वो भरे हैं, बाकी चीजें ये नहीं पढ़नी पड़ती हैं। पर फोर्थ सेमेस्टर तक आपको BSOG जो सोशियोलॉजी के हैं, आपको ये दिख रहा होगा, B स्टैंड करता है बैचलर के लिए और SO सोशियोलॉजी के लिए, और G जहां लिखा हुआ है ये जेनरिक इलेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे G लिखा हुआ है। पीछे के भी सारे कोर्स कोड में आप जब ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट लेटर है उसको इस कोर्स कोड के साथ जोड़ दिया जाता है, इससे ताकि आपको ये कंफ्यूजन नहीं कि कौन से इसमें आता है, क्या है इसका। तरीके से ये फोर्थ सेमेस्टर तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक आपके कोर्स कोड दिए गए हैं। आपको किताबें मिल जाती हैं या मिल गई होंगी, अगर नहीं मिलती हैं तो हमारी वो सारी किताबें जो हैं वो ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। जब तक आपकी किताब नहीं आती है तब तक आप ई ज्ञान कोश से डाउनलोड करके एटलीस्ट आप फर्स्ट सेमेस्टर की जितनी भी किताबें हैं उसको डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब असाइनमेंट लिखते समय आपको कहाँ जमा करना है और कैसे जमा करना है ये जरूर जानना चाहिए। आप जब असाइनमेंट बना लेते हैं A4 साइज पेपर पे, तो आप उसको आगे पीछे लिखें या ब्लैक से लिखें, ब्लू से लिखें, ये सब कुछ सवाल मन में आपके जो आते हैं उसको अभी दूर कर लेना चाहिए कि आप A4 साइज का पेपर लेंगे, अच्छी क्वालिटी का आप पेपर इस्तेमाल करेंगे और जितनी खूबसूरती से आप बनाएंगे आप उतने अच्छे ग्रेड्स या मार्क्स आपको आपके एग्जामिनर होते हैं, वो आपके काउंसलर ही होते हैं और वो आपको अच्छे अवार्ड्स देते हैं। वो भी पहला पेज एक होता है, फर्स्ट पेज, जैसे आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो अपनी पूरी जानकारी उसमें फर्स्ट पेज पे लिखते हैं, उसी तरीके से ये जरूरी है कि आप अपने पॉइंट्स जरूर उसमें मेंशन कर लें कि आपको अपना इनरोलमेंट नंबर, नाम, आपका एड्रेस, आपका सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो पहले ऊपर में लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि आपका कौन सा प्रोग्राम है, उसका टाइटल क्या है। जैसे आप कोड के सामने में आप देख रहे होंगे, वर्ड्स में मैंने कुछ लिखा हुआ है, 2-3 वर्ड्स में उसकी टाइटल होती है, उसको जरूर लिखें। अगर बाय द वे कोड आपने लिखा और वो गलत हो गया, क्योंकि वो अंक है, शायद वो अंक किसी और कोर्स कोड के साथ भी होगा तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हमेशा कोड और टाइटल दोनों लिखना चाहिए। फिर असाइनमेंट का कोड भी मेंशन करना चाहिए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। उसके बाद अब अपने स्टडी सेंटर का कोड भी लिखेंगे वहां पे और नाम भी लिख दें तो और अच्छा है। आपके भी जो BA ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी प्रैक्टिकल और ट्यूटोरियल दो अलग कंपोनेंट हैं। जो जिसमें प्रैक्टिकल है उसमें ट्यूटोरियल नहीं है, और जिसमें ट्यूटोरियल है उसके आपके प्रैक्टिकल नहीं करने होते हैं। तो ये प्रैक्टिकल के कोर्स हैं, तो आप देख रहे होंगे ये कोर्स कोड BPCC 101 से लेके यहाँ ये 3, 5, 10, 12 और 14 ये सारे सेमेस्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन की भी आप अपने पास स्क्रीनशॉट रखें ताकि आपको ये अभी जो करने हैं उस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के जो कोर्सेज हैं उन पर आपका अभी ध्यान ज्यादा केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि ये कोर्सेज जो हैं अभी इसकी प्रैक्टिकल होंगी आपकी। सेकेंड जब भी आप थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर में जाएंगे तो फिर आपको 2 प्रैक्टिकल और करना होगा, फिर थर्ड ईयर में जाएंगे तो फिर 2 प्रैक्टिकल और करना होगा, यानी तीनों साल में आपके 2-2 प्रैक्टिकल होने हैं। और ये प्रैक्टिकल के लिए आपका जो मैनुअल मिला है उसमें उस मैनुअल में लिखा हुआ है कि कौन कौन से प्रैक्टिकल है और किस तरीके से इनको करना है। उसके बाद ट्यूटोरियल कोर्सेज हैं, 8 ऐसे ट्यूटोरियल कोर्स हैं जो आपको अपने पूरे तीनों साल के प्रोग्राम में करने पड़ेंगे। और इसमें सेमेस्टर के मैंने मेंशन कर दिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सेमेस्टर में 2 हैं
4th सेमेस्टर में 2 ट्यूटोरियल है, और उसके बाद फिर आप देख रहे होंगे 6th सेमेस्टर में भी 2 ट्यूटोरियल हैं, और जिसमें भी ट्यूटोरियल है उसमें ये आप 0-0 देख रहे होंगे, उनमें प्रैक्टिकल नहीं होने हैं। ट्यूटोरियल कैसे होगा वो भी आपके स्टडी सेंटर में जाने के बाद ही आपके काउंसलर बताएंगे कि किस तरीके से आपको ये ट्यूटोरियल करना है। आप पूरी पढ़ाई के दौरान रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर से आपको जो सपोर्ट सर्विसेज मिलती हैं उसमें कुछ डिजिटल पार्ट भी है, जिस तरीके से फेस टू फेस आप आते हैं, हमसे कांटेक्ट करते हैं और हमसे बातचीत करके आप अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, और हम सब भी खुश होते हैं आप जब आते हैं तो हम सब आपका तुरंत ही उसका समाधान कर देते हैं। पर जो अपडेट्स हमारी यूनिवर्सिटी डालती है या फिर हम वो इंफॉर्मेशन जो आपको समय पर पहुंचाना चाहते हैं वो हम डिजिटल माध्यम से भी देते हैं आपको। तो ये सारे लर्नर्स जो हमारे बीएपीसी और एमए के छात्र हैं वो दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आप सबसे पहले आप हमारे इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद ही आपका एडमिशन हुआ है, उससे आप परिचित हो चुके हैं। पर रीजनल सेंटर पटना का अपना खुद का वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे भी जाने की आप आदत डालेंगे, और वो वेबसाइट का जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है वो आप इस पे मेंशन किया हुआ है, आप देखेंगे rcpatna.ignu.ac.in डालेंगे तो हमारे आरसी की वेबसाइट पे जाएंगे, और जितनी भी अभी काउंसलिंग शेड्यूल होगी, प्रैक्टिकल्स के लिए से रिलेटेड होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन वो भी हम वहाँ पे डालते रहते हैं। आप पीछे अभी जाएंगे, आप विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके के इंफॉर्मेशन हम वहाँ पे डालते हैं। एक तो आपको एसएमएस के थ्रू हम भेजते रहते हैं इंफॉर्मेशन, पर अगर बाय द वे आपको एसएमएस नहीं मिलता है तो आप अपनी आदत में इसको डाल लें कि वीकली बेसिस पे या जब आपको समय मिले तो आप कभी न कभी आरसी पटना के वेबसाइट पे जरूर विजिट करिए। अब ये देखिए, आप फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है। जैसे अभी आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, इनसे संबंधित हम यूट्यूब पे अपना वीडियो डाल सकते हैं, हम अपने स्क्रीनशॉट्स डाल सकते हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन जो अभी हम आपके मीटिंग के दौरान जो एक लिंक अभी दिया जाएगा आपको, जिसमें आपको फीडबैक भरना है, उससे रिलेटेड मुझे लगता है कि ये समस्याएं ज्यादा लोगों के साथ हैं, तो उससे रिलेटेड भी हम कुछ उस पर डालते रहते हैं वीडियोज या पीपीटीज बनाकर। तो इस तरीके से ये चैनल्स जो आपको मैंने बताए हैं डिजिटल चैनल्स, इनको भी आप जरूर उसका हेल्प लेते रहेंगे कि हम क्या क्या उस एक्टिविटीज को कैसे कर रहे हैं। आप सब अभी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अभी आपको 2-3 समस्याएं होंगी जो एडमिशन लेने के तुरंत बाद आ रही होंगी। उसमें ये होगा कि आपके आई कार्ड्स या तो डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, या डाउनलोड हो गए हैं उसके बाद में आपको किताब नहीं मिल रही होगी, या किताब मिल चुकी है पर कम मिली है। तो ये किताब नहीं मिली है। मैं बात कर रही हूँ, अभी तुम्हें बताने वाली हूँ कि क्या क्या हो सकता है जो मुझे पता है। और आपको अभी विनोद जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मैंने पहले अपना प्रेजेंटेशन में बंद करती हूँ और फेस टू फेस में आपको देख के बात करूंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। विनोद जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? आप मिस्टर विनोद कुमार हैं, आप सबका परिचय इनसे होना ही चाहिए, क्योंकि आपको कभी भी अगर किसी टेक्निकल इश्यूज पे अगर रीजनल सेंटर में आना पड़ेगा तो शायद आप उन विनोद कुमार सर जो हैं उनके पास ही आप जाएंगे। जैसे आपको अभी ये बता सकते हैं कि अगर आपके आई कार्ड होने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको कहाँ जाना है, तो विनोद जी आप अगर बता देंगे तो अच्छा रहेगा। अगर इनको ये लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो इनको क्या करना है? एडमिशन कंफर्म होते ही आपको आपका जो लॉगिन आईडी है और पासवर्ड जो आपका सेट कर दिया गया था उसको खोल के अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आपको स्टूडेंट पोर्टल पे जाना है। ये समर्थ का पोर्टल है, samarth.edu.in, और उस पे आप जाएंगे तो बहुत सारी एक्टिविटीज उसमें डाली गई हैं जो स्टूडेंट खुद से कर सकता है। उसके लिए ना आपको अध्ययन केंद्र जाना होगा ना रीजनल सेंटर जाना होगा, आप ऑनलाइन ही घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिस तरीके से आप एडमिशन के पहले किए थे। अभी आप अपना स्टूडेंट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। जितने भी स्टूडेंट हमारे जुड़े हैं वो कम से कम इस काम को जरूर करें। आप चैट बॉक्स पे ध्यान देंगे, चैट बॉक्स में जाना है आपको। आप देख रहे होंगे जहाँ पे एक एनवेलप बना हुआ है आइकन, उस पे क्लिक करिएगा तो आपका चैट बॉक्स खुलेगा।
अभी जितने भी लिंक शेयर हो रहे हैं वो मिस्टर विनोद कुमार आपको शेयर कर रहे हैं, तो आप उस पर ध्यान दें कि वो क्या है। जैसे अभी मैंने बताया, हाँ, ये फीडबैक लिंक है। आप उनका माइक ऑफ कर दीजिए विनोद जी, वो सुन नहीं रहे हैं। मनोज का माइक ऑफ कर दीजिए आप। तो विनोद जी अभी तक थैंक यू विनोद जी। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब की समस्याओं को मैं पहले से जान लेती हूँ। हर साल जो एडमिशन होता है उसके तुरंत बाद क्या क्या आपकी दिक्कतें आती हैं, उन सबको ध्यान में रख के ही ये समर्थ.edu.in पे वो एक लिंक क्रिएट कर दिया गया है, जिस पोर्टल पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उस रजिस्ट्रेशन के बाद आप खुद से अपनी सारी समस्याओं का समाधान वहां से कर लेते हैं। तो अभी तक जितने भी लोग हमसे ये पूछ रहे थे कि उनकी किताब नहीं आई है, वो अपने किताब का स्टेटस आप रजिस्ट्रेशन करिए और वहां जाके देखिए कब डिस्पैच हुआ है या नहीं हुआ है। जिनका भी एडमिशन लेट से हुआ होगा उनकी किताबें भी बाद में डिस्पैच होती हैं। जिसका वो शुरू में ही आप एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं, आपका कंफर्मेशन पहले आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डाटा जो है वो एमपीटीटी सेक्शन को चला जाता है जहां से किताबें डिस्पैच होती हैं। तो उनकी आगे होंगी, पर जिनका लेट में एडमिशन हुआ है, जिसका कंफर्मेशन देर से आया, तो उनकी किताबें भी देर से आएंगी। इसके लिए आपको यही करना है कि ज्ञान कोश पे जाएंगे, वहां डाउनलोड करके अपनी एक दो किताब जो है वो अपने मर्जी से जो आप पढ़ना चाहते हैं उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए और तब तक पढ़ाई करते रहिए। और टाइम टू टाइम अपने उस पे स्टूडेंट पोर्टल पे जाएंगे और अपने किताब का स्टेटस देखेंगे। अगर फिर भी वहां पे कोई स्टेटस नहीं दिख रहा है तो आप रीजनल सेंटर पटना को आप एक ईमेल कर सकते हैं कि मेरे एडमिशन का 3 महीना 2 महीना हो गया पर मेरी किताबें नहीं आ रही और स्टेटस भी नहीं दिख रहा है। ये लिखना जरूरी है और उसके साथ आप अपना आई कार्ड अटैच करिएगा ईमेल के साथ में, तो आपको फिर रिस्पॉन्स दिया जाएगा। हो सकता है कि आपकी किताब जो है वो पोस्ट ऑफिस तक तो पहुंच गई हो पर वो डिलीवर नहीं हुई हो, तो आप उस स्टेटस को चेक करने के बाद क्या करेंगे, अपने कंसर्न पोस्ट ऑफिस में जाएंगे और वहां जाकर अपनी किताबों का ये पता करेंगे कि वो क्यों नहीं दिया गया। अगर नहीं दिया गया तो आप वहां से भी ले सकते हैं। इस तरीके से किताब की समस्या खत्म हो गई। आपकी आई कार्ड का डाउनलोड करने का भी जो प्रॉब्लम था नहीं हो रहा है तो आपको वहीं से मिल जाएगा। और बाकी चीजें जो है, जो फैसिलिटी आपको अपने पढ़ाई के दौरान इग्नू देंगी, उसमें ये है कि अगर आपका कभी ट्रांसफर हो जाता है या आपके पेरेंट्स का ट्रांसफर हो जाता है और आप इस रीजनल सेंटर में नहीं, अब जहां आपके फादर जा रहे हैं या आपका ट्रांसफर हो रहा है वहां चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी आप उस पोर्टल के थ्रू खुद से करने के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं।
जो आरसी चेंज हो जाएगा। आरसी चेंज होने के साथ जिस आरसी में आप जाएंगे वहां पे एक नया आपको स्टडी सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा। जो जितने भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं हमारे जिसमें प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है या खास करके प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट के लिए नहीं, पर प्रैक्टिकल होने पर आपको एक एनओसी लेना पड़ता है। आप जहां भी जाना चाहेंगे जिस रीजनल सेंटर में, उसके लिए आपको एक एनओसी उनसे लेना पड़ेगा कि हम ट्रांसफर कराना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ पे आऊं तो आप मुझे इन प्रैक्टिकल कोर्सेज में सपोर्ट सर्विसेज देने के लिए सक्षम है या नहीं। हो सकता है उनके यहाँ ऑलरेडी बहुत स्टूडेंट होंगे तो आपको नहीं भी देंगे, जो जनरली नहीं होता है, हर कोई कहीं भी जा सकता है, पर वो एनओसी लगा के ही आप अप्लाई करेंगे तो आपका रीजनल सेंटर चेंज होगा। दूसरी बात ये होती है कि कभी कभी एमए वाले छात्र जो है हमारे, उनके इलेक्टिव्स चेंज करने पड़ते हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आती, मैंने ले लिया लेकिन ये चेंज करवाना पड़ेगा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं लग रहा है, मैं मन लगा के नहीं पढ़ रहा हूँ, तो वो भी सुविधा है, पर बहुत ध्यान से, क्योंकि उसमें डीडी लगता है, कुछ अमाउंट आपको पे करके, और यहाँ पे वो बहुत कम पीरियड के लिए ही पॉसिबल होता है। तो पहले ही जब भी आप अपना री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आप बहुत ध्यान से अपने को ग्रुप का चयन करेंगे ताकि आपको फिर इस दौर से नहीं गुजरना पड़े। अब ये तो हो गई जनरल सी बात, पर आप टर्म एंड एग्जामिनेशन भी कहीं दे सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी इग्नू में है कि 2 बार एग्जामिनेशन हम कंडक्ट कराते हैं, एक जून में और एक दिसंबर में। दोनों के लिए आप 1-2 महीने पहले आपके ऑनलाइन लिंक आते हैं जिसके थ्रू आप अपना एग्जाम फॉर्म भरते हैं, और भरने के बाद एक हॉल टिकट मिलता है आपको। 10-20 दिन पहले वो डाल दिया जाता है वेबसाइट पे, जहां से आप अपना एनरोलमेंट डाल के उसको डाउनलोड कर लेते हैं। आई कार्ड और हॉल टिकट दोनों कंपलसरी है आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश के लिए। अगर आप अपना आई कार्ड छोड़ देते हैं और सिर्फ हॉल टिकट लेके जाते हैं तो भी आपको एंट्री नहीं मिलती है। ये इम्पोर्टेंट है कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको 2-3 चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आप पूरे देश में कहीं भी हैं तो सिर्फ इस वजह से कि हम अभी पटना में नहीं है तो हम एग्जाम फॉर्म नहीं भरेंगे, ऐसा नहीं है। आप जहां कहीं भी रहेंगे वहां के जो नजदीक के रीजनल सेंटर हैं उसके एग्जामिनेशन सेंटर्स पे जाएंगे, और वो आपका जो भी क्षेत्र होगा, जो डिस्ट्रिक्ट या आपको जो स्टेट दिखेगा उसमें आप अपने उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेक्शन करेंगे एग्जाम सेंटर का, और अपनी सुविधा के अनुसार भी आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ये सारी बातें मेरी तरफ से थी। अब मैं 5 मिनट के लिए सिर्फ हैंड रेज करेंगे हमारे स्टूडेंट्स। इतनी बातें बताने के बाद भी कोई समस्या है तो बस मैं उनके प्रश्न चैट बॉक्स में लिखे होंगे तो मैं उसका भी जवाब दूंगी, क्योंकि सबसे बात करना पॉसिबल नहीं है। और लास्ट में कोई भी हमारा एमएपीसी और बीएपीसी का स्टूडेंट जो है आज की मीटिंग को अटेंड करने के बाद क्या क्या उसको इन्फॉर्मेशन मिला और इसके पहले तक क्या कंफ्यूजन्स थे, उसका फीडबैक वर्बली देंगे। इसके अलावा कि हमारे लिंक में हमारा फीडबैक भर के दे रहे हैं, पर वर्बली भी मैं उनको एक मौका दूंगी कि वो मुझसे बात करें और बताएं कि उन्होंने क्या जाना आज और कितना फ्रूटफुल था आज का इंडक्शन मीटिंग। थैंक यू सो मच। आप लोग फीडबैक भरिए और चैट बॉक्स में लिखिए अगर आपको अब कुछ नई बात और जाननी है तो। जितनी बातें मैंने बताई उसके अलावा अगर कुछ जाननी है तो चैट बॉक्स में लिखिए, अदरवाइज कोई भी अपना माइक ऑन करेगा और या हैंड रेज करेगा और वो कुछ बोलना चाहता है तो हमसे बात कर सकता है। हाय मैम, आनंद मिश्रा है। मेरा एक सवाल है कि क्लासेस एंड शेड्यूल के बारे में कैसे पता लगेगी? अभी तो कोई कम्युनिकेशन नहीं है उसमें। जी, आपको काउंसलिंग क्लासेस के लिए हमारे एक असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर जो हमारी कोलीग हैं डॉक्टर शालिनी दीक्षित, वो क्लासेस कंडक्ट कराती हैं। sdikshit@ignu.ac.in उनका ईमेल आईडी है। आप चाहें तो उनको डायरेक्ट ईमेल लिख सकते हैं या फिर आप rcpatna@ignu.ac.in पे एक ईमेल करिए। मैं इस प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ, मेरा एनरोलमेंट नंबर ये है और अभी तक मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो कब से मेरी काउंसलिंग क्लासेस लगेंगी उसका इन्फॉर्मेशन मुझे दिया जाए। तो मेरा वो सेक्शन नहीं है इसलिए मैं उसके बारे में अभी नहीं बता सकती हूँ कि आपकी क्लासेस कब लगेंगी। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए क्लासेस मैंडेटरी हैं? नहीं, क्लासेस इग्नू में थ्योरी क्लासेस मैंडेटरी नहीं है। मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है वो कंपलसरी कंपोनेंट है जिसमें आपके अटेंडेंस प्रैक्टिकल में 100% होने चाहिए। प्रोजेक्ट तो आप अपने स्वतंत्र रूप से करते हैं, उसमें कहीं कोई क्लास नहीं है। मैम इग्नू स्टूडेंट आपसे भी हो जाएगा ना? इग्नू का स्टूडेंट नहीं, अभी जो मैंने पोर्टल बताया आपको उसके अलावा किसी ऐप में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ,
हेलो मैम। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फिलोसफी ऑफ रिलीजन और अप्लाइड एथिक्स एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, ये 3 बुक मुझे अभी तक मिले नहीं है, तो इन 3 बुक वो कैसे मिलेंगे मुझे? आप एक ईमेल आईडी विनोद जी इसमें चैट बॉक्स में लिख दीजिए। जो रीजनल सेंटर में हमारे ये स्टाफ हैं जो देखते हैं, आलोक झा जी, उनको भी मेल लिख सकते हैं, और आनंद कुमार असिस्टेंट रजिस्ट्रार है जो इसके एमपीडीडी सेक्शन के हेड है, उनको भी आप ईमेल लिख के इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इतनी किताबें मेरी बची हुई हैं, तो वो शायद आपको रीजनल सेंटर से ही प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप ईमेल आईडी बस चैट बॉक्स में जो आएगा वो उसको आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि वो सेक्शन भी मेरा नहीं है, और वो बहुत जरूरी है कि आपको जानना चाहिए। फ्यूचर में भी सेकंड ईयर में भी अगर किताब नहीं मिलेगी तो आप वही संपर्क करेंगे। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। एक साथ कई लोग बोलेंगे। मैम एक चीज और पूछना था जी, कि एग्जाम सेमेस्टर वाइज होगा या ईयर वाइज होगा? ईयर वाइज होगा। एडमिशन रजिस्ट्रेशन सेमेस्टर वाइज 1 साल का ही होता है, दोनों एक साथ ही इकट्ठे हो जाता है, उसी तरीके से एग्जाम भी इकट्ठा ही होता है। ओके मैम जी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं मैम, हिंदी के इंग्लिश के अलावा भी कोई दूसरा लैंग्वेज मैम हिंदी में? 2 ऑप्शन है आपके पास, आपने पहले सेलेक्ट कर लिया है, आपको हिंदी माध्यम से पढ़ाई करनी है या इंग्लिश माध्यम से। ये मीडियम होता है, किताबों के लिए होता है। आप एक सेकंड सुन लीजिए। किताब आपकी जो मिलेगी, जो आपने ऑप्ट किया है एडमिशन के टाइम पे, हिंदी या इंग्लिश, उसके अकॉर्डिंग आप अगर चाहते हैं कि अगर जैसे आपने इंग्लिश में ऑप्ट कर लिया, आपको ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो आप हिंदी वाली डाउनलोड करके पढ़िए, वो फ्री है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चेंज कराने से आपको बहुत पैसे लगेंगे, पूरा का पूरा पैसा देना पड़ेगा फिर से। जितना आपका एडमिशन फी लगा उतना पैसा लग जाएगा जी। एग्जाम हिंदी में लिख सकते हैं? हाँ जी, दोनों जिस भी प्रोग्राम में दोनों माध्यम उपलब्ध है, उसमें आप लिख तो सकते हैं दोनों में, किताब सिर्फ वो आपको मिलेगी जिसमें आपने सेलेक्ट किया हुआ। ओके थैंक हेलो मैम। मैम एक चीज और पूछना था मैम कि ये एग्जाम एसएससी यूपीएससी और बीपीएससी के लिए वैलिड होगा, ये जो कोर्स हो रहा है? पहले तो मैंने यही बताया कि जब इसकी वैलिडिटी क्या है, सबके लिए एलिजिबल है। हमारे सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस जो हैं वो इग्नू के स्टडी मटेरियल और इग्नू के स्टूडेंट ही होते हैं। हर बार जब कभी भी हम न्यूज लेटर्स निकलता है उसमें उनके एलुमनी के नेटवर्क में भी आप जाकर देखेंगे तो बहुत सारे इंटरव्यू डाले हैं आईपीएस ने, डीआईसी आईसी, हमारे बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी पढ़ रहे हैं, इन्होंने पहले कभी इग्नू में एडमिशन लेके और अपनी कंपटीशन तैयारी की थी। उसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हेलो मैम। कौन, नाम बताइए। नाम उज्जवल। हाँ जी उज्जवल बोलिए। हाँ मैम, बोल रहे थे कि साइकोलॉजी से मास्टर के बाद जॉब का क्या रहेगा इसमें ऑप्शन? वो आपको अभी ये इंडक्शन मीटिंग है, कैरियर का मतलब कि थोड़ा सा जब भी मीटिंग बुलाएंगे तो आपको किसी नहीं, वो तो ठीक ही है। बुलाके मैं आपको बताऊंगी। मैं साइकोलॉजी से नहीं हूँ। अच्छा, ओके, ओके। बताती हूँ कि आपको असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर, मेरा जो डिसिप्लिन है वो है बॉटनी और लाइफ साइंस। आपको सर कोई मतलब कि आइडिया नहीं है? बता सकती थी लेकिन यू डोंट हैव एनी अबाउट दिस? आप एक सेकंड मेरी बात सुनिए। जितना मुझे थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, जिस तरीके से मैंने आपको भी बताया कि क्लिनिकल लेने से क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग लेने से क्या कर सकते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशनल लेंगे तो क्या कर सकते हैं, ये 3 कैटेगरी जो हमने बताए थे आपके उसमें ग्रुप्स, उसके अकॉर्डिंग अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में सिर्फ अगर आप पीजी कर लेते हैं तो आप कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको फिर आगे पीएचडी में इनरोल होना पड़ेगा, स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, कहीं क्लिनिकल साइकोलॉजी से डिप्लोमा करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम का ये सिर्फ ये कैटेगरी बांट दिया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन है कि आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट चुनिए और उसको पढ़ाई करिए। और इस बार पीजी करने के बाद कोई भी जॉब नहीं मिलेगा। पर जो जिसने भी काउंसलिंग ली है या लेंगे, वो काउंसलिंग सेलेक्ट करने के बाद वो अपना दिखा सकते हैं कि हमने पीजी में मेरा स्पेशलाइजेशन जो था वो काउंसलिंग था। तो स्कूल में जो छोटे बच्चे हैं और काउंसलर का अपॉइंटमेंट होना है, वहां पे आपको वेटेज मिल सकता है, ताकि आप स्कूल के लेवल के बच्चों की समस्याएं या शिक्षकों की समस्याएं को समझेंगे और समझ के उसका निदान करेंगे। पर फिर भी जो काउंसलर होते हैं, जिसको हम कहते हैं साइकेट्रिस्ट का पोस्ट होता है, वो वहां तक जाने के लिए फिर आपको स्पेशलाइजेशन डिप्लोमा या पीएचडी करनी है। हेलो मैम। हेलो मैम जी बोलिए। बुक डिस्पैच का स्टेटस दिखता ही नहीं है कुछ भी।
हाँ, अगर नहीं दिख रहा है तो भी मैंने बताया कि जिसका लेट एडमिशन हुआ उसका डिस्पैच ही नहीं हुआ है तो डिस्पैच स्टेटस चेक करने के बाद आपको वहाँ पे दिखने लगेगा। चलिए, अब ये फीडबैक का टाइम आ गया है, आपकी सारी बातें मैंने सुन ली हैं। चैट बॉक्स में जो भी लिखा जा रहा है वो फिर रिपीट हो रहा है, इसलिए कोई भी अगर बंदा, लड़का या लड़की कोई भी अगर बोलना चाहता है इंडक्शन मीटिंग एग्जाम के बारे में अपनी तरफ से तो वो बात कर सकते हैं। मैम एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कब करवाना होगा? किसी को कुछ बोलना है? हाँ मैम, रजिस्ट्रेशन कब तक करवाना होगा? उसके लिए लिंक आ जाएगा आपका, वेबसाइट पे जाते रहेंगे, फिर SMS के थ्रू भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा।